बच्चों, आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस और इसको हमें समझने में हेल्प करेंगे हमारे दो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स चिंटू सिंह एंड पिंटू सिंह। इनके टीचर ने इनको दो स्केल्स दिए, ये इनके स्केल्स हैं, और एक स्टिक दी और इसकी लेंथ मेज़र करने के लिए कहा कि अपने अपने स्केल से आप इसकी लेंथ मेज़र कीजिए। अब इन्होंने रीडिंग्स ली, इनको इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो नहीं बताई गई। फिर जो इनकी रीडिंग्स हैं उनको देखा। बच्चों, चिंटू और पिंटू ने इस स्टिक की लेंथ के लिए 4 रीडिंग्स ली हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसकी जो ट्रू वैल्यू है इसकी 8.5 सेंटीमीटर। अब आप ये देख सकते हैं कि चिंटू की रीडिंग और पिंटू की रीडिंग, दोनों की ही रीडिंग में ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के साथ वेरिएशन है। तो दोनों के ही मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स हैं बच्चों। वो एरर कौन सी हैं और किस वजह से हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। बच्चों, यही है हमारा आज का टॉपिक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज हम इसके बेसिक्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर नोट्स देख रहे हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये नोट्स आपको ये टॉपिक समझने में हेल्प करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, और हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एरर। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की जाती है, जैसे मास, लेंथ या टाइम पीरियड, तो मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से वेरी कर जाता है। अब ये जो डिफरेंस है हमारे रिज़ल्ट का ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू से, ये डिफरेंस ही होता है एरर बच्चों। तो एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बच्चों, मेजरमेंट में एरर तो होती ही है, ये नॉर्मल सी बात है कि जब भी कोई क्वांटिटी मेज़र की जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आती ही है। पर आपने सुना होगा एन एरर डजंट बिकम अ मिस्टेक अनटिल यू रिफ्यूज टू करेक्ट इट। तो हम यहाँ पर इसको मिस्टेक नहीं बनने देंगे एरर को, हम यहाँ इसका करेक्शन भी सीखेंगे। हम कैसे एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, हम वो सब पढ़ेंगे इसमें। बच्चों, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर। 2 टाइप्स ऑफ एरर्स आर रिटन हियर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के डिफरेंस को पहले हम चिंटू और पिंटू की रीडिंग से ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद नोट्स से पढ़ेंगे। तो चलिए उनकी रीडिंग्स देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों ने जो रीडिंग्स ली हैं वो लिखी हुई हैं। तो जो चिंटू की रीडिंग्स हैं उनको अगर हम देखें तो 8.8 सेंटीमीटर, 8.8, 8.8, 8.8 ये रिपीट हो रही हैं। और इधर अगर पिंटू की रीडिंग देखें तो वो 8.9, 8.3, 8.4, 8.6 इनमें वेरिएशन आ रहा है। अब ट्रू वैल्यू के साथ यहाँ पर जो वेरिएशन है वो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब बार बार कोई एरर रिपीट हो रही है। जिस भी टाइप की एरर है वो रिपीट हो रही है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स की एरर होंगी या जो भी एरर है वो रिपीट नहीं हो रही है। तो बच्चों, जो एरर एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही टाइप की होती है कि हर बार सेम वेरिएशन आता है, वो होती हैं सिस्टमैटिक एरर। इन एरर्स में एक सिस्टम होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो हर बार सेम है, तो ये सिस्टमैटिक एरर हो गया। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एरर की, तो ये हो गई रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के रीज़न क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ देख लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ होगा, इन दोनों के मेज़रमेंट में कहाँ कमी रह गई होगी जिससे कि ये रिजल्ट में एरर आ रही है। तो हम इनके स्केल को देखते हैं पहले। बच्चों, ये जो चिंटू का स्केल है ये आप देख सकते हैं कि आगे से थोड़ा सा यहाँ से ये टूटा हुआ है ना, और जो इस पर मार्क हैं वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं।
तो इसलिए जो मेजरमेंट में एरर है वो हर बार सेम है, कि हर बार एक ही तरह की मिस्टेक आ रही है कि जो स्केल है वो उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर क्लियर नहीं है, और यहाँ पर ये स्केल बिल्कुल ठीक है। तो कमी हो सकती है स्केल को यूज़ करने के तरीके में। किस तरह से, जब इसकी लेंथ को मेज़र किया जा रहा है तो अगर स्केल थोड़ा भी इस साइड या इस साइड मूव कर जाएगा, एग्जैक्ट ज़ीरो पर नहीं रहेगा, तो भी कुछ ना कुछ एरर आ जाएगी। या फिर रीडिंग लेने के तरीके में भी कुछ कमी हो सकती है कि जो रीडिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ इस तरह से देखनी चाहिए वर्टिकली, थोड़ा सा लेफ्ट से देखेंगे या फिर थोड़ा सा राइट से देखेंगे तो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो बच्चों देख लेते हैं सिस्टमैटिक एरर्स के और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ये हमने एक रीज़न देखा कि अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है तो भी मेजरमेंट में एरर आएगी। जैसे ज़ीरो एरर है तो भी एरर आएगी। ज़ीरो एरर मीन्स जो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो उनमें दो स्केल्स होते हैं। अगर दोनों स्केल्स की ज़ीरो कोइंसाइड करती हैं तो इंस्ट्रूमेंट ठीक है, पर अगर वो ज़ीरो कोइंसाइड नहीं करती तो मीन्स इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। बच्चों जब कोई स्केल पुराना हो जाता है तो कई बार जो उस पर मार्क्स बने हुए हैं वो फेड हो जाते हैं, वो ठीक से नहीं दिखाई देते हैं, तो तब भी इस तरह की एरर हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न क्या है बच्चों? इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अगर एक्सपेरिमेंट को ठीक से परफॉर्म ही नहीं किया जा रहा है, टेक्निक में कोई मिस्टेक है और वही टेक्निक हर बार रीडिंग लेते टाइम यूज़ की जा रही है, तो भी सिस्टमैटिक एरर्स होंगी। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर थर्मामीटर को टंग के नीचे ना लगाकर आर्मपिट से लिया जाएगा तो उसमें भी कुछ वेरिएशन आएगा। आर्मपिट से लिया गया टेम्परेचर जो टंग से लिए जाने वाला टेम्परेचर है उससे हमेशा थोड़ा सा कम ही रहता है, तो ये भी एक ही टाइप की एरर हो गई, इसलिए ये भी सिस्टमैटिक एरर में आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों पर्सनल एरर। जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो अगर एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट करता है, किस तरह की मिस्टेक? जैसे उसकी हैबिट है कि वो जब भी रीडिंग नोट करता है तो अपनी नेक को, अपने हेड को एक साइड थोड़ा सा झुका लेता है, वो अपने सिर को थोड़ा सा राइट में ही रखता है रीडिंग लेते हुए, तो भी जो एरर आएगी रीडिंग में पैरालैक्स की वजह से वो बार बार रिपीट होती रहेगी, और ये भी एक सिस्टमैटिक एरर का ही टाइप हो जाएगा। तो बच्चों सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज किस तरह से किया जा सकता है? सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करने के लिए इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होनी चाहिए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए और पर्सनल बायस जो है वो भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है रैंडम एरर। जैसा कि हमने देखा कि रैंडम एरर में बहुत वेरिएशन आता है रीडिंग्स में, मीन्स कोई एक रीज़न नहीं होता है रीडिंग में एरर आने का, हर बार कोई अलग रीज़न हो सकता है। जैसे कि किसी टाइम पैरालैक्स एरर हो गया कि रीडिंग सही तरीके से नहीं पढ़ी गई, किसी टाइम क्या है रिकॉर्ड बनाने में कोई मिस्टेक कर दी, या कई बार जो मेथड है रीडिंग लेने का वो सही नहीं है। तो रैंडम एरर जो है वो बाय चांस होती है, इर्रेगुलर होती है और रीडिंग्स काफ़ी वेरी करती हैं। तो बच्चों रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, और जब हम ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं और फिर उनका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं तो उससे जो एरर है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो रैंडम एरर्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में होती हैं। जैसे सिस्टमैटिक एरर में देखा ना कि एक ही डायरेक्शन में होती हैं वो, तो रैंडम एरर दोनों ही डायरेक्शन में होती हैं, तो जब हम उनका मीन लेते हैं तो एरर काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो थी बच्चों सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी, इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, एक ही टाइप की होती हैं, जो भी एरर है वो रिपीट होती रहती हैं। रैंडम एरर में कुछ रिपीट नहीं होता है, ये इर्रेगुलर होती हैं, कभी किसी वजह से एरर होती है, कभी किसी वजह से, तो डिफरेंट रीजंस होते हैं एरर के, इसलिए सेम वैल्यू नहीं आती एरर की। तो ये तो रैंडम और सिस्टमैटिक एरर्स हो गए। अब बच्चों एक और टाइप है एरर की, लीस्ट काउंट एरर।
लीस्ट काउंट एरर क्या है बच्चों, जैसे हमें बोला कि इसकी लेंथ मेजर करनी है और इसकी ट्रू वैल्यू है 8.5 सेंटीमीटर। अब हम अगर ये स्केल यूज करते हैं, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है बच्चों वो है 1 मिलीमीटर, तो हम इससे इजीली मेजर कर सकते हैं 8.5 वैल्यू हो या फिर 8.6 है, मीन्स पॉइंट के बाद एक प्लेस तक की वैल्यू इससे एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। पर अगर हमें जो स्केल दिया गया है वो इस तरह का हो जिसका लिस्ट काउंट हो 1 सेंटीमीटर, तो अब हम इससे 0.5 जो है वो रीडिंग नहीं ले सकते। हम इससे या तो 8 लेंगे रीडिंग को या फिर 9 ले सकते हैं। हम 0.5 जो है वो नहीं मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक लिमिटेशन हो गई हमारी डिवाइस की बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना ही वो एपरेटस ज़्यादा प्रिसाइज होगा और ज़्यादा सही वैल्यू देगा। बच्चों अब देख लेते हैं एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर्स। पहले मैं ये आपको नोट्स से समझा देती हूँ और उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल से देख लेंगे हम इसको। तो अब हम रैंडम एरर्स में देखेंगे बच्चों एब्सोल्यूट एरर, और हम रिलेटिव एरर्स पढ़ेंगे, हम परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब किसी भी एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू भी चाहिए, हमें मेजर्ड वैल्यू भी चाहिए। तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं पहले वो देख लेते हैं। हमने सपोज कुछ रीडिंग्स ली हैं A1, A2, A3, इस तरह से सपोज हमने n नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं, तो हम इनका अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाल लेंगे, यही हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे बच्चों। A1, A2, A3 और हम इन सबको ऐड कर देंगे n नंबर्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमको मीन वैल्यू मिल गई, इसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना होता है, मीन वैल्यू में से हमने फर्स्ट रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर दी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हमको ये डिफरेंट डिफरेंसेस मिल गए हैं। तो ये होती है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। जब हम इस तरह से ये डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट एरर होती है। अब हमें फाइंड करनी है फाइनल एब्सोल्यूट एरर या कहें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो भी हमारे डिफरेंसेस आए हैं इनका मीन ले लेते हैं। एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत यहाँ पर नोट करने वाली है कि हम ये मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं बच्चों, हम इनको विद साइन नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इनके मैग्नीट्यूड्स लेते हैं। वैसे भी एरर जो है वो हमेशा ऐड की जाती है। तो बच्चों इस तरह से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। अब यहाँ जो ये प्लस माइनस है इसका मीनिंग है कि ये जो डेल्टा A मीन है इतने का वेरिएशन आएगा रीडिंग में, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। सपोज हमारे पास ये स्टिक है और हमने इस स्केल की हेल्प से इसको मेजर किया है और हमने इसमें 4 डिफरेंट रीडिंग्स ली हुई हैं और ये रीडिंग्स हैं हमारे पास A1, A2, A3, A4। सपोज ये वैल्यूज़ हैं 8.5 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। अब हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने पढ़ा कि इनका हम एवरेज ले लेंगे, वही ट्रू वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम A मीन फाइंड कर लेंगे, 8.5 प्लस 8.6 प्लस 8.3 प्लस 8.4 अपॉन 4। तो ये कैलकुलेट करके बच्चों हमें मिल जाता है 8.45 सेंटीमीटर। पर यहाँ हमारे पास पॉइंट के बाद बस 1 डिजिट तक वैल्यू है, इसलिए हम भी इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और हम A मीन की वैल्यू, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8.4 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब डिफरेंसेस निकालने हैं हमें। अब हम देख लेते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 ये ले लेंगे बच्चों। और डेल्टा A1 का मीनिंग है A मीन, जो भी हमारी ये ट्रू वैल्यू है, माइनस A1 ये रीडिंग हो जाएगी। और इसी तरह से फिर हम ये सारे वैल्यूज़ जो हैं उनको लिख लेंगे।
तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू मिल गई 0.1 और ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है। यहाँ पर ये हमें मिल गई वैल्यू 0.2, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पर हमको मिल गई 0.1, ये पॉजिटिव है वैल्यू, और यहाँ ये हमें मिल गई वैल्यू 0। तो हमें ये इस तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस मिल गए हैं। बच्चों ये हमें मिल गई हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए फिर हम यहाँ पर इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो बच्चों अब हम डेल्टा ए मीन कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। अब यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर नोट करनी है कि हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इनका, हम साइन नहीं लेंगे, क्योंकि एरर्स में हम हमेशा ऐड करते हैं, इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड्स लेंगे और ये है हमारे पास 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस यहाँ पर हमारे पास है 0.0 अपॉन 4। तो बच्चों इनको डिवाइड करके हमें मिल जाता है 0.1 सेंटीमीटर। अब जो हमें इससे रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट जिसे हम बोल देते हैं A, तो वो A इज इक्वल टू क्या आता है? A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, ये आता है। तो इससे देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। तो A मीन की वैल्यू है हमारे पास 8.4 और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा A मीन की वैल्यू क्या है? 0.1। इस साइड तो ये होगी 8.4 माइनस 0.1 और इस साइड इसको हम लिखेंगे 8.4 प्लस 0.1। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो वेरिएशन है ये हमें मिल जाएगा। तो बच्चों ये तो एक सिंपल एग्जांपल से आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना भी यहाँ पर बता दिया है। वैसे हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर is the ratio of the mean absolute error to the true value of the measured quantity। तो बच्चों रिलेटिव एरर जो है वो क्या होगी? डेल्टा A मीन अपॉन A मीन, ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गई है। इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें तो ये है हमारे पास डेल्टा A मीन और ये है इधर हमारे पास ये A मीन की वैल्यू। तो डेल्टा A मीन अपॉन A मीन ये आ गया 0.1 अपॉन 8.4, ये हमें रिलेटिव एरर मिल जाएगी। तो क्या रिलेटिव एरर मिलेगी हमें? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 8.4, ये हमें मिल गई रिलेटिव एरर बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में सिर्फ हमें परसेंट की फॉर्म में लेना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यही जो वैल्यू हमारे पास आई है इसमें बस हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगी। यहाँ ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखे हुए हैं तो इनको और देख लेते हैं। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट एंड रिलेटिव एरर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में होती है तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं बच्चों। आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब है बच्चों कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हमने मेज़र किया है वो ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो तब किस तरह से ऑपरेट करेंगे हम, तब कैसे हम एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों यहाँ पर हम पहले सारे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले ही यूज़ करने होते हैं, पर अगर हम इनका मेथड समझ लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। सम मीन्स जैसे हमें फॉर एग्जांपल पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड्स का सम लेना होगा। हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा A डेल्टा B
ये जो है ये हमारी एब्सोल्यूट एरर है टू क्वांटिटीज ए और बी के लिए। जैसे अभी हम एग्जांपल में पेरीमीटर की बात कर रहे थे, लेंथ और ब्रेथ, तो हम इसी तरह से यहाँ ए और बी दो कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं और उसमें हम ये एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी ले लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो अब जब हम इनका सम करेंगे तो हमने मान लिया कि जो सम आ रहा है ये z आता है, तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये ले लिया है हमने। अब हम z में एरर कैलकुलेट करेंगे, मीन्स सम जो रिजल्ट आ रहा है उसकी एरर हमें फाइंड करनी है। तो क्या किया है इसमें हमने z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हमने डेल्टा z एरर ले ली है और इधर इन दोनों को ऐड कर लिया है, a और b एक साथ लिख लिए हैं और ये डेल्टा a और ये डेल्टा बी ये हमने इधर एक साथ लिख लिए। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि a प्लस बी क्या है बच्चों, ये तो z है, तो हम a प्लस बी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, z से, और यहाँ पर ये ऐसे ही हमने लिखा रहने दिया। तो अब z से z तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो z में एरर है वो आ गई, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो इस तरह से हमने सम ऑफ टू क्वांटिटीज की एरर जो है वो देख ली कि कैसे फाइंड करते हैं। अब रूल देख लेते हैं इस तरह से कि रूल क्या आता है हमारे पास, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। अब हम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज देख लेते हैं। डिफरेंस के लिए जैसे हमने एडिशन के लिए किया है सम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर अब डिफरेंस के लिए सेम प्रोसीजर कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्टेप सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ गया है। इससे क्या हुआ कि जो प्लस माइनस आ रहे थे पहले वो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, बस साइन जो है वो चेंज हो गए हैं। तो रिजल्ट हमें मिल जाता है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सेम रिजल्ट मिल जाता है। हमने बात की थी कि मैक्सिमम एरर हम निकाल रहे हैं तो हम इनको ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे एरर्स को। रूल देख लेते हैं इसका, द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो अलग अलग क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर हो रही है उनका सम ही मैक्सिमम एरर होगा डिफरेंस के लिए। नेक्स्ट है एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। सपोज हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है दो क्वांटिटीज को, तो उस तरह के केसेस में हम एरर कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर ये कंसीडर कर लिया कि कोई क्वांटिटी है z और वो a और b के प्रोडक्ट से मिल रही है, z इज इक्वल टू ए बी। तो अब हम z में एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है b प्लस माइनस डेल्टा b की। इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमें मिल जाता है ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब ये जो पूरी इक्वेशन है बच्चों, इसकी दोनों साइड्स को हमने डिवाइड कर दिया है z से। इस साइड तो z ही लिखा हुआ है तो हमने z से डिवाइड कर दिया, इधर हमने ए बी लिखा हुआ है तो हमने ए बी से डिवाइड कर दिया। हम इस ए बी को z पुट करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, या हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डिवाइड लेफ्ट साइड बाय z राइट साइड बाय ए बी। तो हमें डिवाइड करके ये इक्वेशन मिल जाती है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो टर्म देख रहे हैं हम डेल्टा a अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी बच्चों, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद अब हमें इस तरह से मिल जाती है ये इक्वेशन। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है बच्चों, और मैक्सिमम एरर इन z के लिए हमें मिल जाता है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब इसका रूल देख लेते हैं, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। बच्चों z में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो a की फ्रैक्शनल एरर और b की फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल। एंड में देख लेते हैं एरर्स इन द डिवीजन और कोशेंट। तो डिवीजन में एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं हम, कि हम कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a अपॉन b है। अब हमें z में एरर कैलकुलेट करनी है,
तो हमने इसी तरह से लिख लिया जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा था, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ a के लिए एब्सोल्यूट एरर, यहाँ b के लिए एब्सोल्यूट एरर। a कॉमन ले लिया है, b कॉमन ले लिया है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b को हम ऊपर ले आए हैं तो पावर -1 हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको बच्चों हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने 1 प्लस एक्स पावर n। तो अगर ऐसा होता है कि जो x की वैल्यू है ये 1 से काफ़ी कम है, स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसमें सिर्फ एक ही टर्म तक की वैल्यू लेते हैं, 1 प्लस nx तक ले लिया है हमने, बाकी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि डेल्टा b अपॉन b ये वैल्यू काफ़ी छोटी है, इसलिए हम आगे की टर्म्स जो हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर पावर -1 है तो हमारे में आ जाएगा 1 माइनस nx, इस तरीके से। तो साइन जो प्लस माइनस थे अब वो माइनस प्लस हो गए हैं। तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। a अपॉन b को हमने लिख लिया है z, ये यहाँ पर हमने इसको z पुट कर दिया है। अब ये दोनों साइड को, ये जो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया z से। जब हमने दोनों साइड z से डिवाइड कर दिया तो ये z कैंसिल हो गया और हमें इस तरह से ये इक्वेशन मिल जाती है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। तो हमें मिलता है 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये मिल जाता है। और मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या होगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब रूल देख लेते हैं, the maximum fractional error in the quotient of two quantities is equal to the sum of their individual fractional error। अब लास्ट में बच्चों एरर इन द केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू अ पावर, अगर पावर की फॉर्म में हमें गिवन है कुछ क्वांटिटीज तो हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमें z इज इक्वल टू a स्क्वायर गिवन है, तो अब हम a स्क्वायर के लिए एरर फाइंड कर रहे हैं z में, तो डेल्टा z अपॉन z को हम यहाँ पर a स्क्वायर है इसलिए हम डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि हमारे जो एरर्स हैं वो ऐड होती हैं हमेशा, ये हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पर 2 डेल्टा a अपॉन a। तो जो रिलेटिव एरर आई है a स्क्वायर की, अब वो 2 टाइम्स हो गई है उस एरर के जो a में आती है एरर हमारी। अब अगर इनको इन जनरल देखा जाए तो हमें कोई इस तरह से फॉर्मूला गिवन है, z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर p, b पावर q, c पावर r, तो उसमें हम एरर इस तरह से फाइंड कर लेंगे, डेल्टा z इज इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि ये हम माइनस में नहीं लेंगे, c पावर r है तो इसको हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। कई बार इस तरह की मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि ये डिवीज़न में तो उसको नेगेटिव लिख देते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन पर बेस्ड तो हमें सब क्लियर हो जाएंगी। हमारे लिए मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना हमें आना चाहिए। हमें ये जो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होने हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि फॉर्मूले कैसे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।